अभी हम न्यू चैप्टर इंटरनेशनल टैक्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। डबल टैक्सेशन रिलीफ इसमें बोला गया है DTAA। ठीक है, सबसे पहले हम बताया गया हुआ है कि बेसिक्स और डबल टैक्सेशन रिलीफ बताया है। अगर इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन है, ज्यूरिडिशियल डबल टैक्सेशन। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन मतलब होता है सेम इनकम, जो एक इनकम है टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ टू डिफरेंट पर्सन है। मतलब एक कंपनी थी, वो डिविडेंड दे रही थी, तो उसको वहाँ पे भी टैक्स लग गया और इंडिया में हमको भी टैक्स लग गया, तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक टैक्सेशन, इकोनॉमिक ड्यूटी। और ज्यूरिसडिक्शनल मतलब होता है कि एक इनकम था कोहली, उसने इनकम किया इंग्लैंड में, तो वहाँ पर भी टैक्सेबल हो गई, और इंडिया में आया तो इंडिया में भी टैक्सेबल हो गई। ठीक है, तो रेफिडेंस रूल लग जाएगा इंडिया में, वहाँ पे सोर्स रूल लग जाएगा। ठीक है, तो उसकी रिलीफ मिलती है 90 और 91 के हिसाब से। बेनिफिट्स ऑफ टाइप ऑफ रिलीफ कैसे कैसे मिलेगी? बायलैटरल रिलीफ मिलेगी, यूनिलैटरल। बायलैटरल यानी DTA टैक्स सिटी, कोई एग्रीमेंट होगा तो सेक्शन 90 में मिलेगा, नहीं होगा तो नो एग्रीमेंट। ठीक है, उसको ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी फॉरेन करेंसी के हिसाब से टू अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, एनहांस इन्फॉर्मेशन एंड रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, और जो डबल अगर किसी कंपनी का डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट है, देन DTA प्रोविजन विल override income tax to the extent they are more beneficial to the assessee। एग्जाम्पल के लिए DTA में 10% था और इनकम टैक्स रेट में 30% था। ठीक है, तो बेनिफिशियल कितना 10%, और मान लो कि 20% था, 10% तो 10%, और मान लो 20% था और एग्जेम्प्ट था तो एग्जेम्प्ट, मान लो 10% था और 10% यहाँ पर सेस सरचार्ज, तो ये 10% रहेगा विच इज बेनिफिशियल टू ऐसे। लेकिन फॉरेन कंपनी के टैक्स रेट में ये ओवरराइड नहीं होगा। मान लो इंडिया में टैक्स रेट 40% था और वहाँ पे कुछ और था, तो बेनिफिशियल तो कम ले लेंगे, मगर यहाँ पे टैक्स रेट में फॉरेन कंपनी में 40% जो टैक्स रेट है वही रहेगा। ठीक है, DTA का मतलब है कि अगर DTA के बारे में बताया गया तो वो ले लो, नहीं बताया तो इनकम टैक्स, तो नहीं तो नोटिफिकेशन ले लो। उसके बाद TR से टैक्स रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लेंगे, जैसे स्टेटस, नेशनलिटी, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, रेफिडेंशियल स्टेटस और एड्रेस बताया गया। एग्जामेशन मेथड और टैक्स रेट मेथड। एग्जामेशन मतलब होगा कि एक कंट्री, मान लो कि इसको रॉयल्टी की इनकम हो रही है USA से 5 लाख रुपए की, दोनों कंट्री में टैक्स लग रहा है, तो इंडिया वाली कंट्री बोल देगी कि हम उसको एग्जाम्प्ट कर देते हैं। टैक्स रेट मतलब होता है कि रोहित ने बोला USA को, रोहित की USA से 5 लाख रुपए की रॉयल्टी की इनकम हो रही थी, तो वहाँ का टैक्स है मान लो 50,000 रुपये, और उसी का टैक्स निकालते हैं इंडिया में 40,000 रुपये का आता मान लो, तो दोनों का टैक्स रेट निकालते और इतने का टैक्स क्रेडिट दे देते। मान लो कि इसका टैक्स रेट 40,000 रुपये आया, इंडिया में 50,000 रुपये है, तो 40,000 रुपये का टैक्स क्रेडिट दे देते हैं। ठीक है, बहुत कंट्री ऑफ रेजिडेंट गिव्स क्रेडिट ऑफ टैक्स चार्जेस इन सोर्स कंट्री यानी USA में जितना मिला है। ठीक है, सो अभी हम पढ़ने वाले यूनिलैटरल रिलीफ। यूनिलैटरल रिलीफ मतलब होता है कि किसी कंट्री में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो उसमें क्या बोलेंगे, रिलीफ मिलती है हमें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लर्न करना पड़ेगा क्या होना चाहिए, जो असली रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का, इनकम आउटसाइड विदेश में अर्न होना चाहिए, और टैक्स होना चाहिए उस कंट्री में, वो एग्जेम्प्ट नहीं होनी चाहिए, और टैक्स पे करना चाहिए। ठीक है, पे और सर्च इनकम, और कोई एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो इनकम कैसे निकालेंगे, देखो इनकम इन इंडिया, फॉरेन इनकम, टोटल इनकम आ जाएगी। ठीक है, उसमें से क्या करेंगे, डिडक्शंस माइनस कर देंगे, जो भी चैप्टर 6 में डिडक्शन मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद टोटल इनकम आएगी, टोटल इनकम के बाद उसमें क्या करेंगे हम, इनकम टैक्सेबल इन इंडिया इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस निकाल देंगे। उसके बाद रिलीफ जो भी है माइनस कर देंगे और नेट टैक्सेबल निकाल देंगे। अब रिलीफ कैसे निकालते हैं, वेरी इजी है। इसमें क्या बोला गया हुआ है, डबल टैक्स इनकम। देखो डबल टैक्स इनकम मतलब होता है कि ऐसी इनकम जो इंडिया में भी टैक्सेबल है और वहाँ पर भी टैक्सेबल है। ठीक है, उसमें से कोई स्पेसिफिक डिडक्शन है या फिर उसमें कोई लॉसेस है फॉरेन करेंसी का, तो उससे माइनस कर देने का। ठीक है, एग्जांपल के लिए अमन है, रॉयल्टी, पाकिस्तान में रॉयल्टी की इनकम हो रही है फ्रॉम लिटरली बुक्स, क्वेश्चन 80 QQB में इसका डिडक्शन मिलती है, स्पेसिफिक डिडक्शन मिलती है इसका। ठीक है, तो उसकी इनकम हो रही है 10 लाख रुपए की, तो उसमें 3 लाख रुपए माइनस कर देंगे, 7 लाख रुपए का डिडक्शन, तो यहाँ पर डबल ही कितनी आएगी, 7 लाख रुपए की। उसके बाद मान लो कि, लेकिन उसको मान लो कि बिजनेस लॉस भी हो रहा है 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए भी उसमें से माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, डबल 6 लाख रुपए की। ठीक है, उसके बाद सिंपल हमें क्या निकाला, इंडियन टैक्स रेट यानी जो भी टैक्स पेड डिवाइड बाय टोटल इनकम। ठीक है, फॉरेन टोटल इनकम यानी इसमें ये वाली इनकम, टोटल इनकम ये वाली इनकम आएगी। ठीक है, फॉरेन टैक्स रेट यानी जो भी फॉरेन टैक्स पे किया डिवाइड फॉरेन इनकम, जो भी फॉरेन में टैक्स पे किया वहाँ पे दिया होगा तो निकाल लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है कि इनकम अर्न इन इंडिया 5 लाख, 4 लाख, टोटल इनकम 9 लाख पे रिडक्शन कुछ दिया है, नहीं दिया है, तो 9 लाख पर टैक्स रेट निकाल देंगे। 9 लाख पर टैक्स रेट कितना हो जाएगा, इतना, उसमें से क्या कर देंगे, रिलीफ माइनस कर देंगे। रिलीफ हम निकाल लेंगे, रिलीफ कैसे निकालेंगे, डबली क्या हो जाएगी, 4 लाख। 4 लाख दोनों जगह पर टैक्सेबल रहता है। ठीक है, तो 4 लाख पे इंडियन टैक्स रेट निकालो, इंडियन टैक्स 96 200 डिवाइड बाई 9 लाख, तो ये 10.6989, और फॉरेन की टैक्स रेट कितनी आएगी, 10%, तो विच एवर इज लोअर, तो 10% ये हो जाएगी।
4 लाख मतलब 40,000 रुपये का रिडक्शन रिलीफ मिल जाएगा अंडर सेक्शन 91, ठीक है। और अगर यही चीज़ मान लो कि अंडर सेक्शन 90 में कैसे निकालते, 90 अगर पूछता तो सिंपल सेम ऐसे निकालते कि 4 लाख रुपये की इनकम यहाँ पर वहाँ पर किस हिसाब से, तो टैक्स पेड इन इंडिया, टैक्स पेड इन फॉरेन, तो टैक्स पेड इन इंडिया, इंडिया पे ऐसे निकालेंगे। तो डब्ल्यू है, डब्ल्यू मतलब क्या, 4 लाख रुपए इंडिया में भी टैक्सेबल है, वहाँ पे भी टैक्सेबल है, तो 4 लाख का ये तो हमें निकालना ही पड़ता। 10.698 कैसे निकालते, ये जो आया है अमाउंट दिस डिवाइड बाय दिस करके, ये तो इंडिया का रेट निकालना ही पड़ता हमें, और विच एवर इज लोअर से ये निकालते और उससे करते 4 लाख का 1 मिनट, 4 लाख का विच एवर इज लोअर से नहीं निकालते, 4 लाख का कितना परसेंट निकाले, 10.689% निकाले, तो 42,758 आता, और टैक्स पे कितना कि 4 लाख रुपए, तो कितना हो जाएगा विच एवर इज लोअर, 40,000 रुपये का टैक्स क्रेडिट मिल जाता है वहाँ पर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लिया हुआ है कि अगर मान लो कि इसको रॉयल्टी इनकम हुई है लिटरली बुक से, ठीक है, तो क्या डिडक्शन मिलता है हमें, हमें पता है कि जो रॉयल्टी इनकम है 4 लाख जो भी है, तो जो रॉयल्टी की जो इनकम है उस पर क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। तो इनकम फ्रॉम डिडक्शन क्यूक्यूबी में क्या मिलता है कि 10 लाख और 3 लाख विच एवर इज लोअर, तो 4 लाख रुपए की इनकम हुई है, तो उसमें बोला गया हुआ है कि 4 लाख की इनकम हुई है, उसको मान लो कि आपका वो डिडक्शंस मिलेगा, ठीक है। तो 5 लाख, 4 लाख, 9 लाख तो वैसे डिडक्शन मिल जाएगा, स्पेसिफिक डिडक्शन भी है, ठीक है। 3 लाख यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो कितना टैक्स रेट आएगा, उसको रेट निकाल लेंगे, रेट और 10%, क्योंकि अभी भी 10% ही है, कितना परसेंट रेट और 10% विच एवर इज लोअर, तो ये विच एवर इज लोअर आएगा। बस यहाँ पे जो डब्ली है 4 लाख माइनस 3 लाख, 1 लाख रुपये हो जाएगा, तो 1 लाख कितना परसेंट, तो डब्ली 5663 हो जाएगा, तो इसको माइनस कर देंगे तो ये जाएगा नेट टैक्स पेबल, ठीक है। सेम अगर LIC का होता तो क्या करते हैं, सेम 5 लाख, 4 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख के कर टैक्स निकाले, टैक्स का रेट निकाले थे 10% विच एवर इज लोअर, और जो डब्ली है, डब्ली 4 लाख रुपए ही लेते हैं, डब्ली को 4 लाख माइनस 1 लाख नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि 1 लाख रुपये स्पेसिफिक नहीं है, देखो 4 लाख, ये 9 लाख, 9 लाख माइनस 1 लाख, रिडक्शन माइनस करके इसमें टैक्स रेट निकाल लेते, रिडक्शन यहाँ माइनस करें क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन पूरा पूरा है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि रिडक्शन को, रिडक्शन रेट हम 6A के बारे में, ठीक है, तो यहाँ तो पूरा माइनस करेंगे, लेकिन डब्ली के लिए 4 लाख रुपये करेंगे, विच एवर इज लोअर से करेंगे, तो 9.425 आ गया, और ये निकालेंगे 4 लाख, तो इसको रिलीफ माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अदर स्पेशल पॉइंट्स बताया गया हुआ है, ये पॉइंट बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है हमें, क्या ध्यान रखना है, देखो सबसे पहले बताया गया हुआ है कि अगर हमें इनकम 2 कंट्री से हो रही है, एग्जाम्पल के लिए इंडिया से इतनी हो रही है, US से UK, दोनों का रेट दिया, तो दोनों का अलग अलग निकालना है, ठीक है। 1,20,000 डिवाइड बाई 6 लाख, 3 लाख डिवाइड बाई 3 लाख, ये 10% हो गई, और ये हो गई 1,20,000 डिवाइड बाई 6 लाख, कितना हो गया, 20% हो गया, 10% हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, देखो हमें नॉर्मल निकालना है, 5, 6, 3 14 लाख का हम क्या करेंगे, इसमें रिडक्शन को दिए नहीं दिए, मान लो टोटल टैक्स निकाल लेंगे हम लोग 241,800, ठीक है। इसको 241,800 डिवाइडेड बाय 14 लाख, 17.271 दोनों में इतना जाएगा, विच एवर इज लोअर में 17.281, विच एवर इज लोअर में ही निकाल लेंगे। इनकम इन US 6 लाख, 3 लाख, 6 लाख US UK 3 लाख, तो 6 लाख में क्या निकाल, डबली यही हो जाएगी क्योंकि दोनों में टैक्सेबल है, इसको रेट निकाल देंगे विच एवर इज लोअर से, और इतने का रिलीफ माइनस, इस दोनों का रिलीफ आ गया, और दोनों में टोटल मार के रिलीफ को माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि अगर मान लो कि शिफ्ट, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है तो 105 BAC फॉलो करेंगे, अगर दिया हुआ है कि शिफ्ट आउट कर दिया है या फिर ऑप्ट आउट कर दिया तो नॉर्मल करेंगे, क्वेश्चन में यही वाला आएगा, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस एक्ट में कुछ डिडक्शन है, ये आने वाले हैं, 80C 1.5 लाख रुपये, 80CC अप टू 1.5 लाख रुपये, 80D 25,000 और 50,000 रुपये, पेरेंट्स के लिए 50,000 रुपये, ठीक है। और 80DD यानी डिपेंडेंट डिसेबल 75,000 रुपये और 1,25,000 रुपये, QQB और RRB, QQB यानी वही बुक्स किया हुआ है, ये वाले जो मैंने एग्जांपल लिए थे कि बुक्स फॉर लिटरेरी बुक्स, ठीक है। उसके बाद RRB है ना रॉयल पेटेंट्स का मिलता है, TT है ना सेविंग बैंक 10,000 रुपये, TTB है ना स्पेसिफिक बूढ़े लोग के लिए सेविंग्स प्लस वो, ठीक है, तो वो आता है, ठीक है। उसके बाद उसको बताया गया उसकी एज देख लेना, अगर एज नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से तो एज देख लेना 60 साल के नीचे है, 60 साल के ऊपर या 80 साल के ऊपर, उस हिसाब से टैक्स रेट लगेगा, ठीक है। अगर कंट्री में दिया हुआ है कि सिंगल फॉरेन रेट दिया हुआ है फॉर ईच फॉरेन कंट्री, इफ मोर देन वन फॉरेन रेट इज गिवन फॉर फॉरेन कंट्री देन वी हैव टू कन्वर्ट इट इन सिंगल फॉरेन रेट। ये जो फॉरेन रेट हम निकालते हैं ना, फॉरेन रेट 1,20,000 रुपये मान लो कि डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम और अलग इनकम दी हुई है 2,50,000, तो इन सबका रेट अलग अलग दिया हुआ, तो इन सबका रेट जैसे मान लो 60,000 रुपये आ रहा है, टोटल कर देंगे 2 लाख, 1 लाख और 50,000, 3,50,000 रुपये, तो उसका रेट निकालेंगे 17.14%। तो जो रेट कंपेयर करेंगे 17 पॉइंट यहाँ पे 14 करेंगे और 20% विच एवर इज लोअर, तो ये रेट हम टोटल ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है।
उसके मान लो कि स्लैब दिया हो 50,000 रुपये का, तो स्लैब रेट के हिसाब से निकाल लेंगे, जो भी टैक्स रेट आया डिवाइड बाय टोटल इनकम, तो उससे क्या जाएगा, ये वाली रेट जाएगी अगर स्लैब रेट दिया होगा, ठीक है। और जो कन्वर्ट करेंगे अप टू 3 डेसिमल तक करेंगे, ठीक है। उसके बाद बताया गया हुआ है कि अगर कन्वर्ट करना है इंटू रुपी, कन्वर्ज कैलकुलेशन विल बी डन इन रुपीज़ में करेंगे, ठीक है। और इफ़ इनकम गिवन इन फॉरेन करेंसी है तो कन्वर्ट कर देंगे रुपीज़ में, ठीक है। अगर कन्वर्जन मान लो दिया हुआ है, एक रेट दिया हुआ है कि भाई डॉलर है तो कन्वर्ट कर देंगे उसी रेट से, लेकिन मान लो कि ये दिया हुआ है कि $1 80 70 अलग दिया हो तो 115 के तो फॉलो करेंगे, ठीक है। ये हम पीछे पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई हुई है कि अगर दिया हुआ है कि इनकम दी हुई है और ग्रॉस दिया हुआ है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल इनकम है, इन इंडिया, टोटल इनकम इन पाकिस्तान ऐसा दिया हुआ है, टोटल इनकम इन इंडिया दिया हुआ है, टोटल इनकम इन इंडिया ग्रॉस भी दिया होगा तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा दिया हुआ है कि इफ़ गिवन अमाउंट रिसीव्ड इन पाकिस्तान, ऐसा दिया हुआ है, अमाउंट रिसीव नॉर्मल दिया हुआ है, अमाउंट रिसीव्ड इन पाकिस्तान 3,60,000 यहाँ पे दिया होता तो हम क्या करते हैं, एड बैक करते थे। वैसे ही अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि अमाउंट रिसीव्ड ऐसा कुछ दिया हुआ तो हम मानेंगे कि उसमें डिडक्शन माइनस करके किया हुआ है, तो उसमें हम जो भी टैक्स TDS TC जो भी होगा उसको हम ऐड बैक कर देंगे। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिविडेंड रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम इंडियन कंपनी ऐसा दिया होगा, इसके बाद हम मानेंगे कि उसमें 10% TDS माइनस करके दिया होगा, ठीक है। तो क्या कर देंगे, 90,000 रुपये का दिया होगा तो 90 डिवाइड बाई 90% कर देंगे, तो क्या कर देंगे 1,00,000 रुपये लेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इनकम दिया होगा, इनकम फ्रॉम दिस, इनकम फ्रॉम दैट, और आखिरी में क्रॉस लिखा होगा तो कुछ क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। और अगर दिया होगा फॉरेन का टैक्स लॉ के बारे में बताया गया हुआ है कि फॉरेन के टैक्स प्रॉपर्टी में कोई डिडक्शन नहीं मिलता, तो हम क्या, लेकिन हम क्या करेंगे, हमारे इंडिया में तो मिलता है, तो क्या करेंगे उसमें 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देंगे, और म्यूनसिपलिटी टैक्स वगैरह होगा तो वो माइनस कर देंगे। अगर वहाँ पे दिया होगा, वहाँ पे लॉस कैरी फॉरवर्ड होता ही नहीं वहाँ पे, लेकिन हम क्या करेंगे, इंडिया में क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेशल पॉइंट बताया गया हुआ है सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी के बारे में, कि अगर इनकम फ्रॉम सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी के बारे में दिया हुआ है और कंप्यूटेड है, तो उसमें कोई डिडक्शन माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा दिया हो कंप्यूटेड या फिर इनकम फ्रॉम सैलरी हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन मान लो बेसिक सैलरी, रेंट इनकम, ग्रॉस सैलरी, पेंशन दिया होगा, तो उसमें जो भी म्यूनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन और जो भी होगा तो वो माइनस करना कंपलसरी है, क्योंकि 105 BSc में और फाइनेंस एक्ट दोनों में माइनस करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद बता देते हैं कि 115 रूल 115 के बारे में, कन्वर्जन ऑफ इंडिया टू फॉरेन, ठीक है। कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर बताया गया हुआ है कि सैलरी, याद रखना, सैलरी, सिक्योरिटीज़, डिविडेंड, शिपिंग बिजनेस, कैपिटल गेन, अगर ये इनकम होती है तो जो इनकम हो रही है उसके एक महीने पहले 30 दिसंबर को हो रही है तो 30 नवंबर, 30 जुलाई को, जुलाई में हो रही है 30 नवंबर, एक महीने पहले, लास्ट डे ऑफ मंथ इमीडिएटली प्रेसिडेंट मंथ। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी, PGBP और एनी अदर इनकम हो रही है तो लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। और फॉरेन टैक्स क्रेडिट, मतलब टैक्स का जो इनकम हो रही है, जैसे कि मन ने $50 $5 का पेमेंट किया है, उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेम वही करेंगे जो लास्ट डे ऑफ मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग मंथ, बस यहाँ पे लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। कौन कौन से इनके फिर से बोलेंगे, सैलरी है, सिक्योरिटी है, डिविडेंड है, शिपिंग बिजनेस, कैपिटल गेन।